पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लाई गई 26th अमेंडमेंट क्यों पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट है। इससे पहले होने वाली तरामीम, पाकिस्तान के आइन में 26 अमेंडमेंट्स तजवीज़ की गई हैं, पेश की गई हैं, जिनमें से 23 को अप्रूव किया गया है। क्यों ये जो 26वीं तरमीम अभी मंजूर की गई है, ये इन तमाम अमेंडमेंट्स, इन तमाम तरामीम के मुकाबले में सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, मुतनाज़े है। पाकिस्तान में इससे पहले भी मुतनाज़े और कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स होती आई हैं, लेकिन ये तरमीम क्यों सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, इसी को आज समझने जानने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। दुनिया के ऐसे तमाम ममालिक में जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा होता है, वहां पर अमेंडमेंट्स होना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि वक्त और हालात बदलते हैं। बदलते वक्त के साथ कानून को बदलना भी ज़रूरी हो जाता है। यही वजह है कि अमेरिका, जिसका 250 साल पहले, तकरीबन 250 साल पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया 1787 में, इस अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में 27 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो 1950 में एक्टिव हुआ, इसमें अब तक यानी 74 ईयर्स में 106 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। यूके चूँकि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं है, तो इस वजह से वहाँ पर वो अमेंडमेंट्स नहीं होती। वहाँ पर जो कोर्ट के डिसीजंस होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन या हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बनाए हुए कवानीन होते हैं, वो वक्त के साथ साथ अमेंडमेंट्स करते रहते हैं। लेकिन किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स होती है, इनकी अक्सरियत का ताल्लुक कभी भी आम बंदे, अवाम के मसाइल के साथ नहीं होता, बल्कि इन अमेंडमेंट्स का ताल्लुक होता है कि जो पॉलिटिकल एलीट है उसके दरमियान पावर गेम किस तरह चेंज करनी है। पॉलिटिकल एलीट का एक धड़ा अपने ताकत को ज़्यादा रखना चाहता है, किसी की ताकत को कम करना चाहता है। या अगर कोई फेडरेशन है जैसे पाकिस्तान, इंडिया या अमेरिका, यहाँ पर फेडरेशन और इसकी जो यूनिट्स हैं यानी इसकी जो स्टेट्स होती हैं, उनके दरमियान ताल्लुक कैसा रहे। इन शॉर्ट ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का ताल्लुक पॉलिटिकल जो एलीट है उसके ही सिस्टम के साथ होता है, ना कि आम बंदे के साथ। ये हमें बताती हैं जितनी भी अमेंडमेंट्स पाकिस्तान में भी हुई हैं, अमेरिका और इंडिया में। पाकिस्तान में 26th अमेंडमेंट को क्यों कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट कहा जा रहा है, इसमें हम सिर्फ पीटीआई का मौक़िफ़ नहीं रख रहे या ऐसे लॉयर्स का कि जिन्होंने इस 26th अमेंडमेंट की जो मुखालफत की है, इनका मौक़िफ़ नहीं रख ले। हम बिल्कुल अगर न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स की बात करें, जैसे आईसीजे है जो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट है, जो एक आलमी अदारा है दुनिया भर के अंदर जूरिस्प्रूडेंस को देखने का, कानून को, जस्टिस के सिस्टम को, उसने भी इस पर कंडेम किया है 26th अमेंडमेंट पर। और इस पर कंडेम करना बनता भी क्यों है, जिस तरह मैंने कहा कि इससे पहले भी पाकिस्तान में कितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं। तो अगर हम साबित करें फैक्ट्स, एविडेंस के साथ और हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के साथ, तो हम देखते हैं कि 1973 में जैसे आइन बनता है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत होती है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत 1973 से 1977 तक यानी अपने ख़ात्मे तक कॉन्स्टिट्यूशन में 7 अमेंडमेंट्स करती है। अब इसमें कुछ अमेंडमेंट्स तो ज़रूरी होती हैं, जैसे पहली अमेंडमेंट थी जिसमें पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ को रीडिफाइन किया गया, ईस्ट पाकिस्तान के यानी बांग्लादेश के रेफरेंसेस को ख़त्म किया गया, चूँकि ये नया सारा एक सेटअप था। उसके बाद फिर दूसरी तरमीम हुई जिसमें मुसलमान की तशरीह की गई। तीसरी तरमीम अब खालिस तौर पर 1975 में ये भुट्टो ने अपनी पावर्स लेने के लिए और अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ केसेस को, अपोनेंट्स के ख़िलाफ़ केसेस को बढ़ावा देने के लिए की थर्ड अमेंडमेंट, जिसमें जो प्रिवेंटिव डिटेंशन था इसके पीरियड को बढ़ाया गया, यानी इन शॉर्ट अपने सियासी मुखालफिन को टाइट किया गया तीसरी तरमीम में। चौथी तरमीम भी इस हवाले से भुट्टो साहब ने अपने मुफाद में की कि इन्होंने कोर्ट्स को डिप्राइव किया किसी पर्सन को बेल देने के हवाले से। काफ़ी हद तक इन जो बेल ग्रांट करने की पावर्स थी उनको कम किया गया। इसमें भी भुट्टो साहब का मकसद था नवंबर 1975 में कि अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को, जो ख़ास तौर पर नैप पार्टी थी, नेशनल अवामी पार्टी थी, इनके लीडर्स को टफ टाइम दिया जाए। उसके बाद जो छठी तरमीम थी, अमेंडमेंट थी,
ये भी इस लिहाज से कंट्रोवर्शियल थी कि इसमें भुट्टो ने, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, इनकी जो रिटायरमेंट एज थी ये 65 कर दी थी। अब इसका सबसे बड़ा मकसद ये था भुट्टो साहब का कि चीफ जस्टिस उस वक्त के याकूब अली को मजीद एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि चीफ जस्टिस याकूब अली को भुट्टो का बंदा माना जाता था। 7वीं तरमीम का ताल्लुक था कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान के अवाम से कभी भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकता है। ये खैर इतनी मुतनाज़ा नहीं थी। अब इन जो 7 तरमीम का हमने जिक्र किया, इनमें जिस तरह हमने कहा कि 2-3 अमेंडमेंट्स तरमीम काफ़ी मुतनाज़ थी, हाई कोर्ट्स की पावर को कम करना या चीफ जस्टिस के ओहदे की मियाद को बढ़ा देना, लेकिन इनको हम कंट्रोवर्शियल इस बिना पर नहीं कह सकते कि इसमें सही मायनों में पार्लियामेंट की विल का अमल दखल था, पार्लियामेंट की मर्जी थी, पार्लियामेंट की मंशा थी। ये किसी दबाव के तहत नहीं की गई थी। पार्लियामेंट ने अपने कलेक्टिव विजडम के तौर पर जो समझा इसको अमेंडमेंट की सूरत में पेश किया और मंजूर किया। यही होता है दुनिया भर में जहां भी डेमोक्रेसी काम कर रही है कि पार्लियामेंट की अगर मंशा है, मर्जी है, तो वो इनको कबूल करती है। और भुट्टो के दौर में इन अमेंडमेंट्स पर हम जो भी तनकीद करें, लेकिन ये चूंकि पार्लियामेंट की मर्जी से हुई थी, इसमें उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का, उस वक्त की किसी भी और अदारे का अमल दखल नहीं था। आप आगे चले थोड़ा सा, तो जो 8वीं तरमीम थी ये तो करवाई ही 1985 में जनरल ज़ियाउल हक ने थी। जनरल ज़ियाउल हक 1977 से लेकर 1988 तक और 1985 तक अपने तमाम जो किए गए गैर आइनी इक़दाम थे, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ जाकर काम किया था, बाकी भी तमाम जो गैर आइनी काम किए थे, इनको एम्पावर किया गया 8वीं तरमीम में। जनरल ज़िया ने पावर्स भी ली, 58(2)(b की प्राइम मिनिस्टर्स की पावर को कम किया गया, सदर की पावर को बढ़ाया गया। इसको कंट्रोवर्शियल इसलिए हम कह सकते हैं कि ये तो हो ही रही थी आर्मी सेटअप के तहत, यानी ये तो मार्शल्ला के तहत होने वाली एक तरमीम थी। तो इसमें तो अंडरस्टूड बात थी कि 8वीं तरमीम जनरल ज़िया के इक़्तिदार को जवाज़ बख्शने के लिए की जा रही है। इस वजह से इस तरमीम को तो सही मानों में हम तरमीम कह ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो जनरल ज़िया ने जो इंतखाबात कराए थे 85 के, उसके तहत जो असम्बली आई थी उसने रबर स्टैम्प के तौर पर जनरल ज़िया को ये आइनी तरमीम का तोहफा दे दिया। उसके बाद फिर 9 अमेंडमेंट शरीयत कुछ कोर्ट के हवाले से थी, खैर ये अप्रूव नहीं हुई। 10वीं तरमीम भी जो है वो कुछ असम्बली डेज के हवाले से थी, इसमें भी मुतनाज़ बात इतनी नहीं थी। फिर 11 जो अमेंडमेंट थी ये भी मंजूर नहीं हुई, वुमेन सीट के हवाले से थी। अब 12वीं तरमीम में स्पीडी ट्रायल था, ये भी खैर इतना मुतनाज़ बात नहीं थी। अब 13 अमेंडमेंट जो नवाज शरीफ ने दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पाकिस्तान के आइन में इंट्रोड्यूस करवाई, ये बहुत अहम थी कि 13 अमेंडमेंट ने जो सदर का इख्तियार था 58(2)(b का असम्बली तोड़ने का, इसको ख़त्म किया था। और इसके चंद रोज़ बाद ही 14 अमेंडमेंट भी कर दी थी कि कोई भी MNA, कोई भी सेनेटर, कोई भी रुकन अपनी पार्टी के लीडर की मंशा के ख़िलाफ़ अगर असम्बली में वोट करेगा तो वो डिफेक्ट हो जाएगा, उसकी सीट जो है अगर लीडर चाहेगा ख़त्म कर दी जाएगी। अब ये 13th और 14 अमेंडमेंट भी उस वक्त की पार्लियामेंट की सोच की मुकम्मल तौर पर रिफ्लेक्शन थी। बल्कि 13 अमेंडमेंट पे तो नवाज शरीफ का साथ बेनज़ीर ने भी दिया था, पीपल्स पार्टी ने भी दिया था कि 58(2)(b को ख़त्म कर दिया जाए। 15 अमेंडमेंट जो अप्रूव नहीं हुई, ये एक बड़ी कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट थी, जिसमें नवाज शरीफ शरीयत लाल चाहकर अमीरुल मोमिनीन बनना चाह रहे थे, लेकिन ये जो तरमीम है मंजूर हो ही नहीं। कौमी असम्बली ने मंजूर किया, सेनेट में मंजूर हो ही नहीं पाई, अप्रूव हो ही नहीं पाई। 16 जो अमेंडमेंट थी वो कोटा सिस्टम के हवाले से थी, ये कोई ख़ास इसका इम्पैक्ट नहीं था। अब 17 अमेंडमेंट जो है 17वीं तरमीम, ये 8वीं तरमीम का एक रेप्लिका था। 8वीं तरमीम ने जनरल ज़िया ने तमाम बातों को आइनी जवाज़ देना था, और जो 17वीं तरमीम थी 17th अमेंडमेंट थी, यहाँ पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपने इक़दामात को, जो गैर कानूनी इक़दामात थे 99 से लेकर 2002 तक के, इनको जवाज़ देना था। तो और प्लस ये कि मुशर्रफ ने जो प्रेसिडेंशियल पावर्स में इजाफा कर लिया था, पार्लियामेंट को वीक कर दिया था, प्राइम मिनिस्टर को वीक कर दिया था, जो भी मुशर्रफ के अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स थे उनको इस 17 अमेंडमेंट में उसी तरीके से इंडोर्स किया गया जिस तरीके से 8वीं तरमीम में जनरल ज़िया को इंडोर्स किया गया था 1985 में। तो इसको भी 17वीं तरमीम को भी हम सही मायनों में तरमीम कह ही नहीं सकते कि ये एक बावर्दी जर्नल के कहने पर
कि बावर्दी जनरल ने इलेक्शन करवाया, उस इलेक्शन के तहत पार्लियामेंट वजूद में आई और फिर बावर्दी सदर ने मुस्लिम लीग काफ, MMA और MQM और बाकी पार्टी के साथ मिलकर 2003 में ये अमेंडमेंट करवा दी। 18वीं तरमीम ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी तरमीम थी जिसने पाकिस्तान के बहुत बड़े इश्यूज को हल किया था। 104 के लगभग इसमें एक्ट्स चेंज किए गए थे। सबसे जो बड़ी इसमें बात थी कि पाकिस्तान ने एज अ फेडरेशन के तस्लीम किया था पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK इनके राइट्स को, इनके हकूक़ को, इनके जो वसाइल पर इनका हक है, प्लस ये कि इसमें सूबा सरहद को जो 1901 से एक बेनाम सूबा था, यानी सूबा सरहद मतलब कि जैसे बॉर्डर, उसको नाम दिया खैबर पख्तूनख्वा का। एक बहुत बड़ी तरमीम थी। इसने जनरल ज़िया के कई एक्ट्स को ख़त्म किया, प्रेसिडेंशियल पावर्स को ख़त्म किया, पार्लियामान को मंजूर किया। फिर जो 19 अमेंडमेंट थी, ये जो जजेस को एम्पावर, यानी सुप्रीम कोर्ट ने 18वीं तरमीम में जो जजेस के हवाले से पावर पार्लियामान की थी, इसको वापस भेजा कि जजेस की तकर्री में जजेस का अमल दखली होगा। इस तरमीम को 19 अमेंडमेंट को मंजूर किया गया कि इसमें जजेस को खुद इख्तियार दिया गया वो जजेस का तकर्रुर करें। इसको भी हम एक हद तक कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए जब 19 अमेंडमेंट हो रही थी तो 18 अमेंडमेंट इतनी बड़ी उसमें चेंजिंग थी कि उसके मुकाबले में इस अमेंडमेंट को करते, यानी पार्लियामेंट को ये बात मानते इफ्तिखार चौधरी की, ज़्यादा इशू नहीं हुआ कि 18वीं तरमीम जैसा इतना बड़ा जो रिफॉर्म का एजेंडा है वो पूरा हो रहा है तो जजेस का अख्तियार जजेस को दे दें। तो ये 19वीं तरमीम थी। उसके बाद फिर 20वीं तरमीम इलेक्शंस के हवाले से थी। 21वीं तरमीम जनवरी 2015 में की गई, जो APS पेशावर अटैक हुआ था बच्चों के स्कूल में दिसंबर 2014 में, इस हवाले से थी। 22वीं तरमीम 2016 में, इसमें इलेक्शन कमीशन की पावर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की पावर को तय किया गया था। 23वीं तरमीम में फिर जो मिलिट्री कोर्ट्स थी इनको थोड़ा सा प्रोसीड किया गया था, बढ़ाया गया था। 24वीं तरमीम में नेशनल असम्बली की सीट्स को बढ़ाया गया, सीट्स में तब्दीली की गई 2017 के मरदमशुमारी के मुताबिक। 25वीं तरमीम में फाटा को मर्ज किया गया KPK के साथ। यानी ये कोई ज़्यादा कंट्रोवर्शियल तरमीम नहीं थी, इस पर लोगों ने एतराज़ नहीं किया। अब हम आते हैं, जिस तरह हमने ओवरव्यू किया इससे पहले होने वाली अमेंडमेंट्स का। 26th अमेंडमेंट क्यों पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट है? एक तो ये कि इसमें नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने इंतहाई झूठा नारा दिया कि पार्लियामेंट अपनी बालादस्ती बरकरार रख रही है, पार्लियामेंट अपनी ताकत ले रही है जजेस की तैनाती में। ये बिल्कुल झूठ, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब जजेस के पास जजेस की तकरीरी का अख्तियार था 19 अमेंडमेंट में, तब भी इस्टेब्लिशमेंट जो चाहती थी अपने मतलब के जजेस को हाई कोर्ट भी भिजवा देती थी, सुप्रीम कोर्ट का जज भी बनवा देती थी, चीफ जस्टिस बनाने में भी इस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल होता था। जब खुद जजेस के पास भी ये ताकत होती थी, तो अब तो ये जो पार्लियामान, जिस पार्लियामेंट ने ये तरमीम की है, वो पार्लियामेंट तो वैसे ही कंप्रोमाइज्ड है। डे 1 से 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस के बाद से ये पार्लियामेंट खुद मुतनाज़ है। हर कोई जानता है कि शहबाज शरीफ कैसे प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये सारा सेटअप कैसे बना है। यहाँ मैं वो PTI के टर्म में ये नहीं कहूँगा, फॉर्म 45, 47 वाली बात नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी एवरीवन नोज के किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट ने ये पूरा सेटअप बनाया है, पार्लियामेंट बनवाई है, नून लीग को कैसे जितवाया गया, पीपल्स पार्टी को कहाँ पर रखना है, शहबाज शरीफ की हुकूमत कैसे कायम करनी है, ये सब कुछ हुआ। और इस सारे हाइब्रिड सिस्टम के होते हुए ही पार्लियामेंट ने इस 26th अमेंडमेंट को किया, जिसमें यह तासुर दिया कि जी अब पार्लिमानी कमेटी जजेस का तकर्रर करेगी, सीनियर तरीन जजों से चीफ जस्टिस का, सीनियर तरीन जो जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो चीफ जस्टिस का तयन करेंगे। दबाव अब ज़्यादा होगा MNAs पर, सेनेटर्स पर दबाव ज़्यादा होगा इस्टेब्लिशमेंट का, मुक़द्दरा का, कि वो किसी को भी जिसको चाहे मनपसंद उसको कहेंगे और पार्लिमानी कमेटी फिर बाउंड होगी। क्योंकि इस तरमीम के करने में जिस तरीके से दबाव डाला गया, जिस तरीके से गिरफ्तारियों की, अगवा करने की खबरें सामने आई, वो सबके सामने है, उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो ये तरमीम असल में की गई इस्टेब्लिशमेंट को राज़ी रखने के लिए। कुछ अपना स्कोर भी सेटल किया,
नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जजों के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ अपना स्कोर भी सेटल किया कि आपने हमें पीपल्स पार्टी वाले याद करते रहे जी। यूसुफ रज़ा गिलानी को निकाल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, मुस्लिम लीग नून के अरकान मिनिस्टर्स कहते रहे, नवाज शरीफ को अदालतों ने निकाल दिया, अपना भी स्कोर सेटल किया। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने बिल्कुल जो एक ख्वाहिश थी इस टाइम हाइब्रिड सिस्टम की, हाइब्रिड निज़ाम की, कि इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बने, इस तरह की अमेंडमेंट हो जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हो जिसको फिर पार्लिमानी कमेटी चुने। पार्लिमानी कमेटी से मुराद की ज़ाहिर बात है जो एस्टेब्लिशमेंट कहेगी, पार्लिमानी कमेटी उन्हीं जजेस पर मबनी आइनी बेंच बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाएगी। जो सीनियर तरीन चीफ जस्टिस होंगे उनमें से जिसको एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी पार्लिमानी कमेटी उसी को ओके करेगी। पार्लियामेंट अगर ये बगैर किसी दबाव के अपनी ताकत के साथ ऐसी पार्लियामेंट की तरमीम लाती जो वाकई ही फेयर एंड फ्री इलेक्शंस के ज़रिए आती, जिसके पास अवाम का हकीकी मैंडेट होता, जो 2/3 तक पहुंचने के लिए लोगों की गिरफ्तारियों का सहारा, अगवा का सहारा ना लेती, फिर हम कहते कि जी पार्लियामेंट ने अपनी ताकत लेने की कोशिश की है। ये पार्लियामेंट ने अपनी ताकत लेने की कोशिश नहीं की, पार्लियामेंट ने बल्कि एक तरह का ब्रोकर का किरदार अदा किया है अदलिया के दरमियान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। तो इस वजह से हमने आपके सामने जिस तरह बाकी तरामीम की मिसालें भी रखी, एविडेंस पेश किए, इस वजह से हम ये कह सकते हैं, जिस तरह आलमी अदारे भी कह रहे हैं, ICJ का हमने हवाला दिया कि 26वीं तरमीम 26th अमेंडमेंट पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट है, जिसको हमेशा तारीख में कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट के तौर पर ही याद रखा जाएगा। तो रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म से हमने आपके सामने 26th अमेंडमेंट क्यों पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट है इस हवाले से वीलॉग पेश किया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।